अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सब ठीक होंगे। मैंने सोचा कि एक रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर देती हूँ वीक 3 के लिए, ताकि हम अपने कोर्स के साथ भी कैच अप फैमिली अपना कोर्स जो है हमारा वो कवर कर लें। जो इस लेक्चर में टॉपिक मैंने डिस्कस करना है दैट इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट्स में मैंने आपको ये बताना है कि कितने किस्म के ऑडिट्स हो सकते हैं, बिकॉज ऑडिट का पर्पस या उसका मीनिंग तो हमें पता चल गया कि वो क्या होता है, ऑडिटर की क्वालिटीज क्या हो सकती हैं, ऑडिटर होता कौन है, ऑडिट का पर्पस क्या होता है, मीनिंग क्या है ऑडिट का। लेकिन डिफरेंट टाइप्स के ऑडिट होते हैं। देखो, अकाउंटेबिलिटी तो हर डिपार्टमेंट की और हर एस्पेक्ट की होती है ना, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए आप कर रहे होते हैं। तो हम इसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑडिट की कि वो क्या होती हैं, और डिफरेंट इसमें इसी पर्सपेक्टिव से, क्लासिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से ही डिफरेंट इसके वो है पैराडाइम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट के बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि कितने तरीके हैं, कितने तरीके से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो सबसे पहला तरीकाकार है ऑडिट को क्लासिफाई करने का, यानी कि उसको एक एक पर्सपेक्टिव होता है ना जिसे आप देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो जैसे जस्ट अ सेकेंड, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट्स हैं या वॉलंटरी ऑडिट्स हैं, ये क्या होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स क्या होते हैं। ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें आप ऑडिट को क्लासिफाई कर सकते हैं, जो को पता होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी एंड वॉलंटरी ऑडिट्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू अप्रोच, कि आपने किस तरह से ऑडिट को कंडक्ट करना है। और अकॉर्डिंग टू टाइम मतलब आपने किस वक्त ये ऑडिट, इसका टाइम क्या होगा, किस वक्त ये ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा। तो ये डिफरेंट 4 तरीके कार हैं, क्लासिफिकेशंस हैं। इस पे हम डिटेल से बात करेंगे, इनके एडवांटेजेस देखेंगे, इनके डिसएडवांटेज देखेंगे कि ये ऑडिट अगर हम कंडक्ट करें तो उसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या इसके लूप होल्स या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं सपोजिटली। ठीक है, तो यही इसी चीज को जो हमने पीछे मैंने आपको डिस्क्राइब की कि कितने किस्म की जो टाइप्स हैं उसमें क्लासिफाई किया जाता है, कितनी क्लासिफिकेशन है ऑडिट की, इसी को पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखाया है कि देखो क्लासिफिकेशन हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाई, क्यों ऑडिट किया जाए। स्टैट्यूटरी ऑडिट में आप ये देखते हैं कि पर्पस ऑफ ऑडिट आप देखेंगे कि दैट वुड बी डिफरेंट। वॉलंटरी ऑडिट का पर्पस डिफरेंट है। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट यानी कि कौन करेगा, क्या कंपनी के इंटरनल ऑडिटर्स करेंगे या बाहर के बंदे, बाहर की किसी कंपनी को, कंसल्टेंसी को हायर किया जाएगा। फिर व्हेन, कब किया जाएगा, क्या एट द एंड ऑफ द ईयर किया जाएगा, थ्रू आउट द ईयर किया जाएगा या बाई एनुअली किया जाएगा। हाउ, कैसे किया जाएगा, क्या अप्रोच इस्तेमाल की जाएगी, क्या बैलेंस शीट अप्रोच इस्तेमाल की जाएगी या वाउचिंग अप्रोच इस्तेमाल की जाएगी। तो ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशन है जिसको आपको डिटेल में हम इसमें मजीद भी डिस्कशन करेंगे। ये एक स्नैपशॉट है, आपको एक नजर में पता लग जाता है कि क्लासिफिकेशन का एम्बिट, इसका स्कोप क्या है। सबसे पहले जो बात है दैट इज अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट्स। स्टैट्यूटरी ऑडिट्स में देखो, इसका जो एक की वर्ड है ना जो याद रखने का कि स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है, वो मतलब है कि इसका इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि लॉ की रिक्वायरमेंट है, इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि लॉ रिक्वायर करता है दैट यू हैव टू कंडक्ट एन ऑडिट। फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में दिस देयर इज अ कंपल्शन रिक्वायर्ड ऑन द कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, के उन्होंने ऑडिट को कंडक्ट करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो गवर्नमेंटल कॉर्पोरेशंस होती हैं उनका भी ऑडिट होना जरूरी होता है, उनको भी अपने अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेशन और उसका जो ऑडिट है उसको कराना जरूरी होता है, ताकि एक सर्टिफाइड एक डॉक्यूमेंट उनके पास भी मौजूद हो कि ये अकाउंट जो है वेरीफाइड है, इनमें कोई लूप होल नहीं है, कोई एम्बेजलमेंट नहीं है, कोई फ्रॉडरी फ्रॉड का एलिमेंट नहीं है, दो नंबरी कोई नहीं हुई हुई। ठीक है, तो गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, गवर्नमेंटल कॉर्पोरेशंस की, तो उनका जो ऑडिट है दैट इज रिलेटेड टू के वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान डिपार्टमेंट है, वो एक ऑफिस है, वहाँ अटॉर्नी होता है, वो देखते हैं सारी चीजें। ऑडिट में भी कैरिड आउट फॉर लीगल रीजंस। फॉर इंस्टेंस, अपने ऑडिट ओपिनियन तो चाहिए होता है, इन्वेस्टिगेशन और तो होती है, एरर्स को आइडेंटिफाई तो करना ही होता है, एक ऑडिट ओपिनियन तो चाहिए होता है, बट स्टिल समटाइम्स आप व्हेन अ कंपनी फाइल्स एन एप्लीकेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन क्या होती है कि सारे डायरेक्टर्स ने कंपनीज के ये डिसाइड किया कि हमने अब कंपनी को बंद कर देना है, लिक्विडेशन उसकी कर देनी है, वो किसी भी पर्पज से हो सकती है, लेकिन चूंकि वो अपनी मर्जी से होती है तो दैट मीन्स कि वो वॉलंटरी लिक्विडेशन है। जब वॉलंटरी लिक्विडेशन की बात होती है तो उसका मतलब ये है कि सारे डायरेक्टर्स तो अग्री हैं, लेकिन उनको एक लीगल ओपिनियन भी चाहिए होता है, और लीगल ओपिनियन के लिए व्हाट दे डू, वो कोर्ट के पास जाते हैं, और कोर्ट के पास जाने से पहले उनके पास ये सर्टिफिकेशन होनी जरूरी है कि जो कंपनी हम लिक्विडेट करने जा रहे हैं इसमें कोई भी टेक्निकल एरर इन टर्म्स ऑफ जैसे एरर नहीं है। फॉर एग्जांपल, इसके अकाउंट्स जो है वो ठीक है, इसमें कोई एम्बेजलमेंट का सिनेरियो नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब इसमें कोई मसला, इस किस्म का टेक्निकल फॉल्ट नहीं है कि जिसकी वजह से जो इसको लिक्विडेट किए जा रहे हैं। मतलब अपनी एक ट्रांसपेरेंसी के लिए वो ये ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेना और ये उसका ऑडिट कराना जरूरी होता है। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, बताने का मकसद ये है। फिर गवर्नमेंट की जो कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट, उनका भी ऑडिट होना जरूरी होता है, और उसका जो ऑडिट है वो कौन करता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, मतलब
कहाँ वो किसकी जिम्मेदारी है, किस डिपार्टमेंट की इसको कंडक्ट करना, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो ऑडिट उसका कंडक्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं वॉलंटरी एंड प्राइवेट ऑडिट्स। वॉलंटरी एंड प्राइवेट ऑडिट्स में जो ऑडिट है, ये ऐसा ऑडिट होता है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, अब देखो जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो हमने कह दिया स्टैट्यूटरी रिस्पांसिबिलिटी है, वो तो स्टैट्यूटरी ऑडिट तो उन्होंने कराना ही होता है बिकॉज कंपनीज ऑडिट और जो ऑर्डिनेंस है 1984 में ये चीज मेंशन है कि आपने जॉइंट स्टॉक कंपनीज दे मस्ट शो द सर्टिफिकेशन, ऑडिट कराना है उन्होंने लाजमी। लेकिन वॉलंटरी और प्राइवेट ऑडिट्स में सोल प्रोप्राइटर जैसे हैं फॉर एग्जांपल, या पार्टनरशिप बिजनेस है जिन पे ये लागू नहीं है बाय लॉ कि वो कराएं ऑडिट, अगर वो भी कराना चाहें तो वो करा सकते हैं जस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी पर्पसेस, तो उसको हम बोलेंगे, इस कैटेगरी को हम क्लासिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉलंटरी एंड प्राइवेट ऑडिट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉमन वॉलंटरी ऑडिट्स कौन कौन से होते हैं, वॉलंटरी और प्राइवेट ऑडिट्स कराने का पर्पस क्या है। बेसिकली इस स्लाइड को बताने का मकसद ये है कि अगर आप वॉलंटरी ऑडिट करा रहे हैं तो कोई क्यों कराएगा, किसी को क्या पड़ी है सोल प्रोप्राइटर को कि अगर बाय लॉ रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट कराने की तो हम क्यों करें ऑडिट। तो उसकी सबसे पहले रीजन ये हो सकती है कि आप फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑडिट कर सकते हैं। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों कर सकते हैं, लेट्स सपोज अगर एक कंपनी को या किसी हम एक मैं फर्म पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, वो सोल प्रोप्राइटर भी हो सकती है, वो पार्टनरशिप की भी हो सकती है और कंपनी पर्सपेक्टिव में भी। अब तीनों के लिए इस पॉइंट को उसी पर्सपेक्टिव से जिसमें आप देखना चाहें, लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अगर कंपनी सस्पेक्ट करती है या फर्म सस्पेक्ट करती है या ऑडिट या सोल प्रोप्राइटर को लगता है कि उसका स्टाफ ठीक काम नहीं कर रहा है या कोई भी ऐसी फ्रॉड की सस्पेक्शन होती है, तो उसमें फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऑडिट की जा सकती है। और इसके अलावा अगर इंश्योरेंस क्लेम डिस्प्यूट फॉर एग्जांपल, अगर कोई इस किस्म की सिनेरियो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं, कोई फायर केस हो सकता है या कोई भी इस किस्म की चीज होती है जैसे वेयर हाउस बर्न हो गया या कोई भी, मतलब तो इस किस्म की चीज में ये असरटेन करने के लिए कि कितना नुकसान हुआ, एक इंडिपेंडेंट पार्टी को जो है वो कहा जाता है, उनसे सर्विसेज ली जाती हैं, उनको कहा जाता है कि वो असेस करें कि कितना जो है वो नुकसान हुआ या कितनी, मतलब एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन के लिए डिस्प्यूट्स को इवन रिजॉल्व करने के लिए, बिकॉज इस किस्म के डिस्प्यूट्स में दो पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक तो आपकी कंपनी इन्वॉल्व है, फिर दूसरी चीज ये कि फॉर एग्जांपल जैसे कि लेट्स सपोज अगर किसी कंपनी कोई शो रूम है, लेट्स सपोज होंडा का, लेट्स सपोज वहां पर अगर आग लग जाती है तो वहां पे कंपनी इटसेल्फ तो है ही, लेकिन जो दूसरी पार्टीज हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है वो तो है ही, लेकिन जो उन्होंने उनका नुकसान हुआ है उसको भरने के लिए उनको एक अमाउंट सर्टेन करनी है, तो उसमें एग्जैजरेशन ना हो और उसमें कोई इस किस्म का सिनेरियो ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट ऑडिट कराते हैं ताकि आपको इंडिपेंडेंट असेसमेंट मिल जाए कि कितना आपका जो स्टॉक है उसमें वो इंक्लूडेड है, मतलब कितना जो सर्टेन हो जाए पॉइंट कि इतना नुकसान हो गया, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए और जो क्लेम है उसको सेटल किया जाता है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑडिट है। कॉस्ट ऑडिट में आपकी जो कॉस्टिंग रिलेटेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको देखा जाता है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। और सिस्टम ऑडिट है। फिर देन सिस्टम ऑडिट में क्या होता है कि आपके जो प्रोसीजर्स हैं, आपके सिस्टम्स हैं जो आप एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, कंट्रोल्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उनको देखा जाता है कि उसमें क्या वो ठीक है, क्या वो अप टू द मार्क है, क्या ऐसे तो नहीं कि उनमें कोई लूप होल्स हैं या ड्रॉबैक्स हैं, क्या कंपनी को इस चीज़ की जरूरत है कि वो इनको अपडेट करे या एग्जिस्टिंग जो है वो ठीक चल रहे हैं और एज पर एसओपी सारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो बैंक ऑडिट में लेट्स सपोज एक कैशियर का ये काम होता है, एक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उसको पूरी करनी होती है। लेट्स सपोज अगर 5 लाख से ऊपर का चेक है तो उसको सीबीसी करनी है, तो क्या जो चेक्स जो सैंपल रिकॉर्ड निकालेगा उस दिन कुछ दिन के वोचर्स का, तो उसमें वो अगर कैश का ऑडिट कर रहा है तो उसमें देखेगा कि क्या जो एसओपीज में लिखा हुआ है कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है, क्या वो कैशियर ने पूरी की हैं। तो ये इस किस्म की चीजें हैं जिसमें आप प्रोसीजर्स को देखते हैं कि क्या जो प्रोसीजर्स हैं वो ठीक है, आपको दिमाग है एक तो इस परस्पेक्टिव में। फिर दूसरी चीज ये कि क्या वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। तो ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जिनकी बेसिस पे आप ऑडिट को कंडक्ट कराया जा सकता है। तो इस सिनेरियो में जो इस किस्म की चीजें हैं उसको आप वॉलंटरी और प्राइवेट ऑडिट की कैटेगरी में देखेंगे। फॉर एग्जांपल टेक्निकल और ऑपरेशनल ऑडिट कैसे होते हैं, इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें आप ये देखते हैं कि जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं ऑपरेशनल लेवल पे, फॉर एग्जांपल जैसे किसी फैक्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही है उनकी जो टेक्निकलिटीज है, अब ये टेक्निकलिटीज बैंक की डिफरेंट होंगी और किसी फैक्ट्री की डिफरेंट होंगी। इसी तरह मैनेजमेंट ऑडिट है। मैनेजमेंट भी यही है कि आपने किस तरह से आपका जो हायरार्की है उसमें देखा जाता है कि क्या साउंड कंट्रोल जो है वो मौजूद है या नहीं। अब हाईएस्ट लेवल से लेकर डाउनवर्ड लेवल तक क्या जो प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, क्या जो चेन ऑफ कमांड है, कि जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, चेन ऑफ कमांड से मुराद ये है कि आप कितने लेवल्स को रिपोर्टिंग जो हो रही है वो क्या प्रॉपर फॉलो की जा रही है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है वर्कर्स के दरमियान ठीक है। इस किस्म की चीजें मैनेजमेंट ऑडिट में आती हैं। फिर मार्केटिंग ऑडिट भी होता है। मार्केटिंग ऑडिट में फिर उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो उनकी एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको एग्जामिन किया जाता है और उनके एसओपीज को देखा जाता है, उनके जो सिस्टम है उसको देखा जाता है। फिर एक चीज इन एडिशन टू ऑल दी जो भी हमने डिस्कस की,
एक चीज सर्विस क्वालिटी ऑडिट भी हो सकता है, जिसपे शायद हम सेमिनार भी करेंगे कोई एक आध। सर्विस क्वालिटी में क्या होता है कि सर्विस क्वालिटी कैसे आप क्रिएट करते हैं, सर्विस क्वालिटी डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। सर्विस क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो मेक श्योर करे कि कस्टमर्स को जो सर्विस दी जा रही है वो अप टू द मार्क है, वो बिलो स्टैंडर्ड नहीं है। तो वो फिर अगर सर्विस क्वालिटी ऑडिट है तो फिर वो ये चेक करेंगे कि क्या जो हमने पॉलिसीज या जो हमने तरीकेकार, जो हमने एक्टिविटीज अपनी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए इनिशिएट की हैं, क्या ब्रांचेस उसको फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आप क्लासिफिकेशन में इन ऑफ द प्राइवेट एंड वॉलंटरी ऑडिट मैंने बताया कि हम इनको दिखते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू द नीड है, नीड बेस्ड है बेसिकली वॉलंटरी एंड प्राइवेट ऑडिट्स, कि वो कंपल्शन नहीं है बाय लॉ, लेकिन स्टिल आपको करने होते हैं जहाँ जरूरत महसूस हो। क्यों जरूरत महसूस हो और क्यों कराने की जरूरत होती है, जस्ट टू शो द फेयरनेस एंड द ट्रांसपेरेंसी इन योर अकाउंट्स, इन एनीथिंग, इन एनी एरिया ऑफ योर बिजनेस जिसमें आपको महसूस हो रहा है। फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, ऑडिटर्स क्या होते हैं और ऑडिट क्या होता है। ऑडिटर वो बंदा होता है जो ऑडिट कर रहा है। ऑडिट इज एन एक्टिविटी, इज अ प्रोसेस जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके परफॉर्म करते हैं। अब इंटरनल ऑडिटर वो होता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में बैठा काम कर रहा है। एक्सटर्नल ऑडिटर वो होता है वो बंदा जो किसी बाहर से, जहां से आपने कंसल्टेंसी ली है किसी फर्म से, उसका बंदा होता है, उसका नुमाइंदा होता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। और एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट से अगर हम बात की जाए तो इंटरनल ऑडिट वो आपका ऑडिट डिपार्टमेंट जो 6 महीने या साल के बाद एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द एसओपी जो आपके कंट्रोल्स डिफाइन हुए हैं उसके मुताबिक वो ऑडिट कंडक्ट करता है। और एक्सटर्नल ऑडिटर वो होता है जिसको आप बाहर से इनवाइट करते हैं और वो भी अपनी पॉलिसी के मुताबिक एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीबी के ऑडिटर्स हैं वो बैंक्स के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, और समटाइम्स जो है वो अपने अकाउंट्स के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए, बैलेंस शीट्स के लिए उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो दे आर एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो उनसे कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हैं इंडिपेंडेंट ओपिनियन के लिए। तो ये चीज होती है कि लार्ज, और ये बड़े लेवल पे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लार्जर कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एमएनसीज है, मोबिलिन की बात कर लें, ओजीडीसीएल की बात कर लें, इन कंपनीज को स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है कि वो इंटरनल ऑडिट सेक्शन भी हो। बिकॉज अगर वो इंटरनल ऑडिट के बगैर एक्सटर्नल ऑडिटर के पास जाएंगे तो देयर आर चांसेस कि कंपनी की बहुत रेपुटेशनल लॉस भी हो सकता है। तो इंटरनल ऑडिट से होता है कि एक दफा फिल्टर चेक हो जाता है कि अगर कुछ एरर्स हैं तो वहां पे रिड्यूस हो गए, वहां पे सही हो गया। फिर जब एक्सटर्नल ऑडिट आया तो कम से कम एरर्स, जो कम से कम ऐसी चीजें, ऐसे अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की एम्बेरसमेंट का बायस में। इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन अगर हम बाय बुक चलें तो क्या है, एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। बेसिकली तो यही है ना, ऑडिट का पर्पस ही एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स है। यूजुअली कैरिड आउट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। अब ये डिपेंड करता है, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस बेसिस लिखा है लेकिन ये डिपेंड्स कि ये आप बायएनुअली करते हैं, आप इंटरिम बेसिस पे करते हैं, या आप फाइनल बेसिस पे करते हैं। बाय एंटिटीज ओन स्टाफ, यानी कि जो डिपार्टमेंट जहाँ से ऑडिटर आया है, इंटरनल ऑडिटर कंपनी का अपना स्टाफ होता है, विद अ व्यू टू चेक एफिकेसी ऑफ ऑल द अदर इंटरनल कंट्रोल्स। वो ये चेक करता है कि क्या जो जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स प्रिस्क्राइब किए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या वो पूरे किए जा रहे हैं। Instituted by the entity or the purpose of ensuring the reliability and accuracy of its records and the protection of its asset. Basic purpose तो यही होता है ना कि जो भी resources हैं या जो भी जिस purpose के लिए भी audit किया जा रहा है, उसमें उसकी जो investigation की जा रही है वो fair हो, transparent हो, ऐसी कोई दो नंबरी वाली चीज या कोई मेजलमेंट या कोई फ्रॉजरी फ्रॉड इस किस्म की, या कोई एरर्स इन रिकॉर्डिंग या कुछ इस किस्म की चीज आपको वहां पे ना हो। और अगर कोई ऐसा एरर आइडेंटिफाई होता है तो उसको हाईलाइट करना और उसको ठीक कराना इज द पर्पस। External audit is carried out by an independent outsider. This is the key word of this external audit, क्योंकि इसमें बाहर का बंदा होता है, specially appointed by the shareholders. अब देखो shareholders और management की वैसे भी एजेंसी थ्योरी मशहूर है कि उनका अपना इंटरेस्ट होता है मैनेजर्स का, उनका इंटरेस्ट होता है कि उनके पर्क्स बढ़े, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है कि उनके जो है वो वेल्थ बढ़े। तो बेसिक वैसे पर्पस यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो ये तो साल से चली आ रही है एजेंसी जो प्रॉब्लम है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट आउटसाइडर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। वो इसलिए अपॉइंट करते हैं क्योंकि वो तो खुद तो इन्वॉल्व नहीं होते शेयर होल्डर्स कंपनी के इनसाइड, मैनेजमेंट में तो उनका रोल नहीं होता। तो जब इंडिपेंडेंट ऑडिटर आता है तो वो जो ओपिनियन देता है, वो जो बातें बताता है, वो विदाउट एनी बाइस होती है, वो इंडिपेंडेंटली बताता है, वो उसका जो ओपिनियन होता है वो अनबाइस्ड होता है, इम्पार्शियल होता है। तो ये चीज होती है, वो जो अकाउंट्स मैनेजर्स प्रिपेयर करते हैं उनको वो एक दफा स्क्रूटनाइज करते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स, तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहली चीज एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। एक्सटेंट, अभी इसको देख के पॉइंट को पता चलता है कि एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंस जो अगर देखा जाए तो वो आपको किस में ज्यादा लगेगा, इंटरनल ऑडिट में ज्यादा, ऑडिटर के पास इंडिपेंडेंस ज्यादा है या एक्सटर्नल के पास। ऑब्वियसली एक्सटर्नल के पास इंडिपेंडेंस ज्यादा होती है क्योंकि वो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता अपनी मैनेजमेंट से या अपने बैंक की अपनी सीनियर मैनेजमेंट से। इंटरेस्ट सर्व्ड,
और स्कोप ऑफ वर्क अंडरटेकन। अच्छा, इंटरेस्ट आउट में ये देखा जाता है कि वो किस पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर एक इंटरनल ऑडिटर है, वो किस पर्पस के लिए ये जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, अपना जो काम कर रहा है वो किसको सर्व कर रहा है। अब इंटरनल ऑडिटर जो है वो अपनी अपनी कंपनी को सर्व कर रहा है, अब इंटरनल ऑडिट करके जो उसकी जिम्मेदारी है। जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसका जो पर्पस है वो किसको सर्व कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली होता है। तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो एक्सटर्नल ऑडिटर का अभी तक में वन प्लस पॉइंट है कि एक तो उसका एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ज्यादा है, एक वो जो उसका जो इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसका काम अगर वो अच्छा ओपिनियन दे या बुरा ओपिनियन दे, उससे ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो उसका फोकस यही होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ठीक से एवेल्युएट करे। स्कोप उसमें इसमें भी इन्फ्लुएंस होने के चांसेस इंटरनल ऑडिटर के ज्यादा होते हैं। स्कोप ऑफ वर्क अंडरटेकन, इसमें ये होता है कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसका जो काम है वो ज्यादा लेंथी है, थ्रू आउट द ईयर है, क्योंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन में ही रहना है। वो कंटिन्यूस बेसिस पे भी ऑडिट कर सकता है, वो इंटरम ऑडिट भी कर सकता है। उसका पर्पस ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद हाईलाइट कर ली जाए, ताकि जब एक्सटर्नल ऑडिटर के पास ही जाए या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एक जो चीज आती है उसमें रेपुटेशन लॉस या उसमें कोई इस किस्म की चीज आइडेंटिफाई ना हो जाए जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़े। तो इसलिए भी इंटरनल ऑडिटर्स का वर्कलोड ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन ये चीज होती है कि समटाइम्स एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो है वो उस पर रिलाई करते हैं और समटाइम्स नहीं करते, डिपेंड्स कि उनकी क्वालिटी पे। इसके भी पे एक प्रॉपर डिबेट है कि क्यों, कब और कैसे उन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर्स को इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यही पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रिलायंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑन इंटरनल ऑडिटर। क्या एक बाहर का जो ऑडिटर है जो साल में एक दफा आ रहा है, वो सारा साल काम करने वाले इंटरनल ऑडिटर पे जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उसकी वर्किंग पे रिलाई कर सकता है? तो इसमें डिफरेंट ओपिनियन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको ये देखना होता है कि देखो, इंटरनल ऑडिटर का अपना काम है, एक्सटर्नल ऑडिटर का अपना काम होता है। तो एक सिनेरियो ये हो सकता है कि अपना क्वांटम वर्कलोड, अपना वर्कलोड कम करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो रिलाई कर सकता है उस पे, इंटरनल ऑडिटर के काम पे, उसकी रिपोर्ट्स पे, उसकी चेकिंग पे, उसकी इन्वेस्टिगेशन पे। लेकिन स्टिल उसको ये चेक करना होता है कि क्या इंटरनल ऑडिटर, ये इस चीज का जो उसे जजमेंट पहले करनी होती है कि क्या इंटरनल ऑडिटर ने जो बिल्कुल ही इन्फ्लुएंस में आके तो नहीं काम किया, क्या उसकी जो वर्किंग है वो एट पार है, मतलब पार ये है कि क्या वो किसी से इन्फ्लुएंस तो नहीं है, क्या उसने सही वैल्यूएशन की हुई है, क्या उसने जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरामीटर्स लगाए हैं वो ठीक है, क्या इसने कोई पार्शियलिटी तो नहीं की हुई, क्या इसने कोई मैनिपुलेशन में तो नहीं सपोर्ट किया हुआ। तो ये चीजें देखने वाली होती हैं। फिर ये देखते हैं कि क्या स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ द इंटरनल स्टाफ, एक तो उनकी अपनी कैपेबिलिटीज को जज करना, उनकी स्ट्रेंथ को देखना, उनकी कि वो कितने कॉम्पिटेंट है, सफिशिएंटली है भी या नहीं है कि वो ऑडिट को एग्जीक्यूट कर सकें। स्कोप, एक्सटेंट एंड डायरेक्शन, टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट by the internal audit, evidence available of the work done by an internal audit, the extent to which management takes action on reports made by the internal auditor। तो ये सारी चीजें, ये कुछ क्राइटेरियाज बताती हैं कि इन चीजों को मद्देनजर रखने के बाद उसको चाहिए कि वो ऑडिटर जो है, एक्सटर्नल ऑडिटर, अगर उसे लगता है कि ये सारी चीजें फेयर हैं, ये सारी चीजें मतलब ओके हैं, देन वो रिलाई कर सकता है इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे। लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है कि वो करे ही जरूर। लेकिन अगर ये सारी चीजें चेक है, मतलब ये ओके हैं, तो फिर अपना वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर मे रिलाई ऑन द वर्क डन बाय द इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, तो ये स्लाइड का भी पर्पस है बताना। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है फाइनल और कंप्लीटेड ऑडिट की। फाइनल और कंप्लीटेड ऑडिट वो होता है जो साल के एंड पे किया जाता है। साल सब जब सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी क्लोज हो जाती हैं तो फिर ये एग्जामिन किया जाता है। इसका भी अपने फायदे और अपने नुकसान है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कि अगर सारा साल लेट्स सपोज सारा साल खत्म होने के बाद जब आपका रिपोर्टिंग पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद आपने फाइनल और कंप्लीट ऑडिट कंडक्ट किया, तो इसके अपने फायदे हैं। उसकी बात यह है कि उसके फायदा क्या है कि वो अपने कन्वीनियंस पे, उसके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि वो आराम से उसको डीपली स्टडी करता है, जो भी वो सैंपल सेलेक्ट करता है, उसको रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज में ना वो किसी के लिए डिस्टर्बेंस बनता है, ना उसे कोई डिस्टर्ब करता है। फिर दूसरी चीज ये कि अब एक दफा जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गई तो देर आर लेस चांसेस कि वो ऑल्टर हो सकेंगी, क्योंकि वो तो क्लोज हो चुकी हैं। फिर दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ऑडिटर की अपने काम की स्पीड फास्ट होती है। उसकी वजह ये कि तो रूटीन एंगेजमेंट्स में जो डिस्टर्बेंसेस हो रही होती हैं वो कम से कम होती हैं, और दूसरा ये कि जो स्टाफ भी इजीली जो ब्रोचर्स है या जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इजीली प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कंप्लीट किए होते हैं। इट टेक्स शॉर्टर टाइम देन द कंटिन्यूअस ऑडिट एंड इज लेस देन एक्सपेंसिव, क्योंकि एक दफा ही करे होते हैं, बार बार में उतना ही खर्चा होता है, उतना ही आपको ऑडिटर्स को सैलरीज देनी होती हैं, और सारे खर्चे जो उनके एक्सपेंसेस हैं, जो उनके रहने के और जो उनके उनको ट्रीट करने के ऑन रूटीन बेसिस, वो कम हो जाते हैं, कम से कम होते हैं, वन टाइम एक्टिविटी हो जाती है। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि लेट्स सपोज अगर कोई सीरियस एरर हुआ ड्यूरिंग द ईयर, तो वो फिर बाद में डिस्कवर होगा और लेट डिस्कवर होगा, जिसकी वजह से हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो और अगले साल रिपोर्ट करना पड़े, तो उसके अगले साल की रिपोर्ट्स खराब हो जाए।
फिर ये हो सकता है कि ऑडिटर की जो रिपोर्ट है जो बनाए, ऑब्वियसली जब वो टाइम लेगा उसमें और ऑडिटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद बनाएगा, तो अगले साल पिछले साल की रिपोर्ट वो अगले साल जाके देगा, जिससे ये होगा कि जो ओपिनियन है और जो डिसीजन मेकिंग करनी है उस ऑडिट ओपिनियन की बेसिस पे, तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। उसके बाद है इफ अ कंपनी विशेस टू प्रिपेयर क्वार्टरली और हाफ ईयरली अकाउंट्स, तो फिर वो नहीं बन सकते बिकॉज ऑडिटर ने तो अपना ऑडिट कंप्लीट ही नहीं किया, तो वो कैसे सर्टिफाई करेगा। तो ये क्वार्टरली और हाफ ईयरली जो अकाउंट्स हैं उसके लिए सर्टिफिकेशन लेना ऑडिटर की, उसके लिए उनको वेट करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईयर कि जब तक साल पूरा नहीं होगा वो नहीं ले पाते। कंटिन्यूस ऑडिट ये होता है जो रेगुलर और इरेगुलर विजिट, मतलब सारा साल, ये अब डिपेंड करता है कि वो रेगुलर विजिट करता है या बताए बगैर रेगुलर विजिट होते हैं उसके, लेकिन वो क्लाइंट के ऑफिस के साथ थ्रू आउट द ईयर वो कॉन्टैक्ट रहता है, थ्रू आउट द अकाउंटिंग ईयर स्पेसिफिकली। और फिर वो ये देखता है कि जो अभी हम पहले ऑब्जर्वेशन लगा के गए थे नेक्स्ट विजिट पे उनका फॉलो भी ले लेता है और नए जो सैंपल है उसको भी चेक कर लिया जाता है। ऑडिट वर्क इज कंटिन्यूअस एंड ऑडिट इज स्प्रेड ओवर द होल ईयर, ठीक है। तो इसमें ये फर्क होता है, वो एक दफा होता है कंटिन्यूअस जो फाइनल ऑडिट होता है, और कंटिन्यूअस ऑडिट थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड होता रहता है। इसमें एक फायदा ये होता है कि इसमें क्योंकि पूरे साल में स्प्रेड होता है तो आप डिटेल से हर चीज को चेक कर लेते हैं, और डिटेल्स इन सेंस के साथ साथ चीजें रैप अप होती रहती हैं। एरर्स और फ्रॉड्स भी साथ साथ अगर लेट्स सपोज अगर हैं तो साथ साथ डिस्कवर भी होते रहते हैं और रेक्टिफिकेशन भी होती रहती है, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑडिट में फॉलो अप स्ट्रॉन्ग होता है। पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी होता है और डिस्करेजमेंट होती है ऑफ एनी टेम्पटेशन ऑफ द डिसऑनेस्टी बाय द क्लाइंट स्टाफ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अभी ऑडिटर गए, हो सकता है 2 महीने बाद अगले क्वार्टर में फिर आ जाए। अकाउंटिंग स्टाफ इज लाइकली टू कीप देयर वर्क अप टू डेट। ऑडिट रिपोर्ट इज अवेलेबल क्विकली एट द ईयर एंड। ऑब्वियसली आपको वेट नहीं करना पड़ता कि साल के एंड में बुक्स क्लोज होंगी फिर ऑडिट स्टार्ट होगा तो पता नहीं एंड का अगले अकाउंटिंग पीरियड में जाके होगा। तो ये चीज नहीं होती, आपको फॉरन ऑडिट रिपोर्ट मिल जाती है और फॉरन सर्टिफिकेशन भी आप ऑडिटर की तरफ से मिल जाती है। पब्लिकेशन ऑफ ऑडिटेड क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली, यानी कि वो जो फाइनल के डिसएडवांटेजेस थे वो एडवांटेजेस बन गए कि उसमें आपको हाफ ईयरली और क्वार्टरली रिपोर्ट लेना मुश्किल था बिकॉज आप तो ऑडिट स्टार्ट ही साल के खत्म होने के बाद हो रहा है, लेकिन इसमें आपको क्वार्टरली और हाफ ईयरली रिपोर्ट जो है वो साथ साथ मिल जाती है। लेस प्रॉब्लम्स फॉर ऑडिटर रिगार्डिंग स्टाफिंग, क्योंकि जो स्टाफिंग से मुराद एक चीज ये है कि जिस स्टाफ के साथ आप डील कर रहे हैं, एक स्टाफ वो है जो ऑडिटर का अपनी टीम है, तो ये भी जो है वो इशू है कि मतलब उसको ज्यादा बंदे नहीं चाहिए होते। जब साल के एंड में आपका ऑडिट हो रहा है तो आपको एक पूरी प्रॉपर टीम चाहिए। यहाँ पे चूंकि साथ साथ चीजें मैनेज हो रही हैं तो आपका वर्कलोड भी मैनेजेबल है और आपको स्टाफिंग रिक्वायरमेंट आपको अलग स्पेशली आपको एक टीम हायर करने की और उन्हें बाउंड करने की जरूरत नहीं होती कि हम इस कंपनी का ऑडिट करके इस साल का जाएंगे। तो ये भी चीज होती है। और दूसरी चीज जो इसके डिसएडवांटेज, जो दूसरा एस्पेक्ट है स्टाफिंग का, वो डिसएडवांटेजेस में आता है। डिसएडवांटेजेस में ये है कि जब साल के दौरान हर 3 महीने बाद अगर ऑडिटर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे हुए तो वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, मतलब डिस्टर्बेंस रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज में डिस्टर्बेंस कॉज हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि ऑल्टरेशन और जो फ्रॉड की जो चांसेस हैं इस तरह से बढ़ सकते हैं कि एक एक विजिट में वो मतलब उसको चेंज भी किया जा सकता है। मतलब लेट्स सपोज अगर उन्होंने फॉलोअप ले लिया, एक दफा फॉलोअप लेने के बाद वो दोबारा तो पीछे नहीं जाएंगे, मतलब उससे जस्ट फॉलोअप लिया एंड देन मूव ऑन। तो इसमें भी एक दफा जब फॉलोअप ले लिया तो स्टाफ को ये चीज की कंफर्मेशन हो जाती है कि आप पीछे वाली चीजें तो चेक नहीं होंगी ना, तो वो उसमें मैनिपुलेशन के और टेम्परिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट टेक्स मोर ऑडिट टाइम एंड लार्जर नंबर ऑफ विजिट, जब विजिट बढ़ते हैं तो खर्चा भी बढ़ता है। और इसके अलावा जो ऑडिट टाइम है वो भी, जहाँ पे आपको एक ड्यूरेशन एक फिक्स पीरियड लगाना था वहाँ पे आपको बार बार अब ये भी कंफर्मेशन नहीं होती कि क्या ये ऑडिट का टाइम 2 दिन है, 1 महीना है, 2 हफ्ते है, ये डिपेंड्स। फ्रीक्वेंट विजिट्स बाय द ऑडिट स्टाफ में कॉज इनकन्वीनियंस फॉर द अकाउंटिंग स्टाफ, ये दूसरा पर्सपेक्टिव था। इसका एक पर्सपेक्टिव हमने ऑडिटर के अपने स्टाफ से रिलेटेड पढ़ा और ये उस बिजनेस क्लाइंट के स्टाफ से मुतालिक बात हो रही है कि जो उनको भी रूटीन बिजनेस एक्टिविटी से हट के वोचर्स निकालने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जो जो चीजें ऑडिटर्स मांगते हैं उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। Risk of omission of important follow-ups may occur and despite care at times continuity may not be maintained। तो ये this is the point कि follow up करना continuous audit का एक key characteristic है। अगर follow up नहीं कर पा रहे तो फिर इसका जो purpose है वो eliminate हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो और दूसरी चीज ये कि अगर कोई चीज नेग्लिजेंस में स्किप हो गई तो वो फिर एक बड़े लॉस की शक्ल में लेटर आफ्टरवर्ड्स आपको अपीयर हो सकती है और आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। Safeguard against disadvantages, auditors must keep the record of work done and any alteration suggested by the auditor must be incorporated and in correction of fraud found necessary in figures that have already been audited must be made by a fresh journal entry। मतलब ऐसा ना हो कि वो पीछे जो जिस जर्नल में या जिस लेजर में कोई गलती निकली है उसी में ठीक कर दे, नहीं, उनको फ्रेश जर्नल बनाना चाहिए ताकि ये रिकॉर्ड रहे कि ये प्रॉब्लम थी पहले, इसको अब ठीक किया गया है।
फिगर्स जो ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड की हुई हैं उनमें आपने ऑल्टरेशन नहीं करनी, आपने नई एंट्रीज और नए लेजर्स क्रिएट करने। The audit of important and private ledgers should be left until the final audit at the end of the year. और सिर्फ कंटिन्यूस ऑडिट पर ही रिलाई ना करें, फाइनल ऑडिट को भी इंकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए बिकॉज उसके अपने एडवांटेजेस हैं और कंटिन्यूस के अपने एडवांटेजेस। फिर इंटरिम ऑडिट है। इंटरिम ऑडिट क्या होता है, जो बायएनुअली भी इसे कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक या दो दफा इंटरिम ऑडिट होता है। इसका पर्पस ये होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर इंटरिम अकाउंट्स, बायएनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट भी, फाइनेंशियल रिपोर्ट भी पब्लिश करती है कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बायएनुअल करती हैं, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करना चाहती है ऐसी रिपोर्ट्स तो, और या इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है, तो उसके लिए भी उसको फिर जरूरत होती है कि वो किसी सर्टिफाइड ऑडिटर से ओपिनियन ले, उसका एक लेटर उसकी जो रिपोर्ट है उसकी तरफ से वो लगाए ताकि वो सर्टिफाइड चीज को रिपोर्ट करे, ऑडिटेड अकाउंट्स को रिपोर्ट करे, बिकॉज दे आर मोर ट्रस्टवर्दी और मोर रिलायबल। तो ये भी चीज होती है। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरिम और कंटिन्यूस ऑडिट में फर्क क्या है कि इंटरिम ऑडिट इज मे बी स्पेसिफिकली फॉर दोज कंपनीज जो कि जाती हैं कि जो एक तो चीज ये है कि जो मतलब टिल द एंड ऑफ द ईयर फाइनल ऑडिट का इंतजार नहीं कर सकती, और उन्होंने एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है जो हमने पीछे भी पढ़ी कि उन्होंने या तो इंटरिम डिविडेंड देना है या उन्होंने अपनी इंटरिम रिपोर्ट्स पब्लिश करनी है, क्योंकि अनऑडिटेड रिपोर्ट्स पब्लिश करने का कोई फायदा नहीं होता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जो रिपोर्ट्स है उनको ऑडिट करा के ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो साथ लगाओ, तो दे आर मोर रिलायबल। ठीक है, तो ये चीज होती है। लेकिन कंटिन्यूस ऑडिट में ऐसा नहीं होता, ये कोई प्री रिक्विजिट नहीं होता कि आप कंटिन्यूस ऑडिट इसलिए करें क्योंकि आपने इंटरिम डिविडेंड पे करना है, ये इज नॉट अ कंपल्शन। ठीक है, और कंटिन्यूस ऑडिट में ये होता है कि जो ये एज अ मैटर ऑफ रूटीन होता है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन इंटरिम ऑडिट में एक पर्पसफुल ऑडिट होता है। आपको पर्पस ये होता है कि आपने उसका ओपिनियन लेना है और ओपिनियन आप ऑडिटर का चाहिए, और आपने सो दैट यू हैव टू डू सम एक्टिविटी, आपने शायद इंटरिम रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी हो या आपने इंटरिम डिविडेंड देना हो। तो और दूसरी चीज ये भी होती है कि इंटरिम ऑडिट में सिर्फ इंटरिम ऑडिट पे ही रिलाई नहीं होता, आपको ये भी पता होता है कि इसका फाइनल ऑडिट भी होगा। लेकिन कंटिन्यूअस ऑडिट में इट इज नॉट अ कंपल्शन कि फाइनल ऑडिट होता है या नहीं, बिकॉज आप सारा साल तो ऑडिट का खर्चा बर्दाश्त करते आए हैं, तो मे नॉट बी द केस कि आप फाइनल ऑडिट कराते हैं या नहीं करते। उसके बाद आखिरी जो पॉइंट है जिस क्लासिफिकेशन का, जिस वो है विद रिस्पेक्ट टू द अप्रोच, मतलब आप जब एक चीज आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने ऑडिट को करना है, अच्छा कंटिन्यूस ऑडिट करना है, इंटरिम करना है, ये फाइनल करना है, ये भी आपने डिसाइड कर लिया। अब आपने अप्रोच कौन सी इस्तेमाल करनी है, ये ऑडिटर के लिए है कि उसने क्या अप्रोच इस्तेमाल करनी है ऑडिटिंग करने के लिए। क्या उसने बैलेंस शीट अप्रोच इस्तेमाल करनी है, क्या उसने वाउचिंग ऑडिट की अप्रोच इस्तेमाल करनी है। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि देखो, एक होता है एक जैसे फॉर एग्जांपल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, जैसे ए टू जी आप जाते हैं मतलब एक प्रॉपर तरीके से, फिर एक होता है जी टू ए, बैकवर्ड चलते हैं। तो ये फर्क है इन दोनों अप्रोचेस में। बैलेंस शीट अप्रोच में क्या होता है कि आपके सामने बैलेंस शीट पड़ी हुई होती है और आप एक आइटम देखते हैं और फिर उसके डिटेल में जाते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, उसका ब्रेकअप मंगाते हैं, उस ब्रेकअप के साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन मंगाते हैं, और फिर आप उसको हर आइटम को बैलेंस शीट के साथ वेरीफाई करते हैं। वाउचिंग ऑर्डर में क्या होता है कि आप पहले वाउचर्स मंगाते हैं, फिर उनके लेजर मंगाते हैं, फिर उनके ट्रायल बैलेंस मंगाते हैं, फिर उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाते हैं। तो यानी कि इस तरह से चलते हैं। अब वाउचिंग ऑडिट अप्रोच ये समझा जाता है कि दैट इज मोर टीडीएस, बहुत ज्यादा लेबरस है, और ये बहुत टाइम टेकिंग भी होती है, बहुत ज्यादा वर्क रिक्वायर्ड होता है इसमें, और बहुत ज्यादा इसमें टाइम टेकिंग भी है। तो ये भी हो सकता है। तो अब इसमें ये डिपेंड करता है कि ऑडिट क्या अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। तो वैसे नॉर्मली ये कहा जाता है कि यूएस और कनाडा वगैरह में जो बैलेंस शीट अप्रोच इस्तेमाल होती है और वाउचिंग ऑडिट की अप्रोच भी इस्तेमाल होती है कुछ कंट्रीज में, लेकिन ये फर्क बेसिकली इन दोनों में यही है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी आज का ये चैप्टर नंबर 2 था। आई होप कि इसमें ये चीज़ें क्लियर हैं, इतनी कोई इसमें टेक्निकलिटी वाली इस तरह से तो बात नहीं है, लेकिन इस पर एक दफ़ा डिस्कशन ज़रूरी थी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे जब हमारी नेक्स्ट वीक में लाइव हमें जूम क्लास हो तो उसमें मुझे ज़रूर बताएं, तो हम इसको डेफिनेटली डिस्कस इट अगेन, हम इसको डिटेल में से बात कर लेंगे। और जहाँ तक है सेमिनार की बात, वेबिनार की बात है, तो दैट इज ऑन 31 अक्टूबर। उसकी डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हुई हैं, तो वो आप लोगों ने लाजमी अटेंड करना है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। तो हमने बुक थ्योरेटिकल चीज़ें तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ताकि हम थोड़ा प्रैक्टिकल इंसाइट भी लें। मे हो सकता है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ हो, लेकिन वो काफ़ी नॉलेजेबल होगा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल ऑडिटर, एक लाइव ऑडिटर आपके सामने होगा, एंड यू कैन लिसन फ्रॉम हिम कि क्या सिनेरियोज हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, और क्या किस तरह से कंडक्ट किया जाता है ऑडिट। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।